Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic equity indices dropped by 1% amid weak global cues. Sensex sheds by 823 points. Nifty closes below 24,900. India's retail inflation moderates to 2.82% in May, the lowest since February 2019. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $68.47 per barrel. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख पर घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1% घाटे में रहे। सेंसेक्स 823 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,900 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। देश में मई में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर फरवरी 2019 के बाद सबसे निचले स्तर 2.82% पर आई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम घटे। ब्रेंट क्रूड के भाव $68.47 प्रति बैरल पर आए। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1% के आसपास घाटे के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोरी का संकेत मिला, जिन सब खबरों के बीच चौतरफा बिकवाले निवेशकों ने की। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 823 अंक घटकर 81,692 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 253 अंक नुकसान के बाद 24,888 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.3% से अधिक की गिरावट हुई। The benchmark domestic equity indices today ended with losses of 1%, weighed down by a sell-off across most sectors and weak global cues. The 30-share index at the BSE Sensex shed 823 points to close at 81,692. The NSE Nifty 50 snapped a 6-day gaining streak amid the weekly expiry of its F&O contracts. It dropped by 253 points to settle at 24,888. The broader market indices at the BSE closed sharply lower. The mid-cap index declined over 1.5%, while the small-cap index lost over 1.3%. In the Sensex pack, 27 out of the 30 companies edged down. In the top laggards, Tata Motors shed almost 2.9%, Titan lost more than 2.5%, and Eternal fell over 2.2%. Among the top gainers, Bajaj Financial Services rose over 0.7%, Asian Paints gained more than 0.4%, and Tech Mahindra added 0.36%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 21 sectors closed in negative territory. Among the top laggards, power as well as utilities both dipped over 2.1% each. Oil and gas slipped 2.1%, and realty, along with consumer durables, declined over 2% each. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,729 companies declined, shares of 1,282 companies advanced, while shares of 140 companies remain unchanged. At the NSE, 56 companies hit their 52-week high, while 17 hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 9 पैसे कमजोर हुआ, 85 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 97.83 पर चल रहा था।
यहाँ पर हम बाजार में आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे पुनीत जी किन अर्थों में ले रहे हैं आज के कारोबार को? मनोज जी, देखिए, यदि हम बाजार की आज की गिरावट देखते हैं तो लगता है काफ़ी भारी गिरावट थी, 1% के करीब एनएससी निफ्टी में फॉल था। लेकिन यदि मैं पिछले एक महीने का इसको पूरा आंकड़ा देखूं तो हमको लगता है कि बाज़ारों में काफ़ी बड़ी तेज़ी आई जब ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद, जब दोबारा से बाज़ारों में एक तेज़ी का रुख बना और वहाँ से पिछले एक महीने काफ़ी शेयर्स में हमने बढ़त देखी। इंडेक्स में भी काफ़ी बढ़त थी, मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफ़ी बढ़त थी। मुझे लगता है कुछ हद तक वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं हुई है। साथ में ये बात सही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहाँ पर कुछ कमज़ोरी हमें देखने को मिली। जो टेंशन है मिडल ईस्ट में चल रही है, अब इजराइल और ईरान की बीच एक वॉर होने की एक आशंकाएँ हैं, उसको लेकर भी इंटरनेशनल मार्केट्स में टेंशन है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर इस समय में जो निवेशक थे कुछ हद तक उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग का रुख लिया। दूसरा, हमने एक और चीज़ देखी कि पिछले महीने के जब आंकड़े आए म्यूचुअल फंड्स के, कल आंकड़े आए थे, तो काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा म्यूचुअल फंड्स में लगातार जो इन्फ्लोज हैं वो कम हो रहे हैं। 20,000 करोड़ से कम नेट इन्फ्लोज का आंकड़ा सामने आया और ये बिल्कुल पीक पर 40,000 करोड़ को भी क्रॉस कर गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निवेशक नया पैसा बाजार में लगाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है और शायद कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। Puneet, to what extent is the US dollar index at 97.83 weighing on the minds of hedge fund managers who invest in markets like India's FIIs, FPIs? So Arjun, I think watching the dollar index is the most critical factor right now in international markets, I would say, because dollar losing its strength will eventually lead to pressures for the US economy. It will increase their borrowing costs in a sense, because the yields on 10-year bonds, they go up because of low dollar. So clearly dollar index, which has been a pillar of strength for the US economy for many decades, that is beginning to weaken. And I think going forward, right now the markets are not reacting to it significantly, but my guess is that sooner than later markets will start taking this into account, and I think weakening dollar is not good for asset markets in the long term. Also, the mid-cap index fell by 1.5%. The small-cap index lost 1.3%. What's going on in the low-value stocks? Arjun, two things have happened. One is, of course, that the prices ran up a lot, and investors are now worried whether the valuations are justified by the kind of numbers that we saw in March quarter, and probably in June quarter also we'll see not very positive numbers from mid caps and small caps. So that is one. So valuation is a major concern in mid cap, small cap space. Secondly, I think, like I said earlier, the mutual funds, which were getting a lot of inflows from investors in the mid cap, small cap space, they were getting a lot of inflows in flexi cap funds. Those inflows have stopped. So broadly, if you ask me, it is the amount of money which was coming into the market from retail investors that has come down, and therefore I think mid cap and small cap stocks are also taking a hit. So what would you recommend to investors right now? Because the market is still quite steady, even though the Sensex fell by 823 points. What is the FNO expiry telling you about the weekly performance, at least for this week? What is the volume of trade that we're looking into the cash market, derivatives in terms of what the future guidance is going to be, because they're taking a bet on the cash market after all. So what's your take on the market, and what would you advise investor? So Arjun, today was the day when we had the weekly expiry of Nifty Nifty options today. And again, the fact that market fell so sharply, it shows that the large investors, the institutional investors, actually taken a bearish bet on Nifty for this week. I do not know what they are doing for next week, but my guess is that the indicators are that markets will continue to be soft going forward. If I was an investor in this market, I would be conservative. I will, of course, not be aggressive. There's no point in putting too much money behind new ideas right now. If I have good profits in some stocks, I like to take those profits and sit on cash. So I think investors need to take a step back and evaluate where they stand, where are the profits. They can take a little bit of profits off the table, and I think wait for better valuations to emerge. पुनीत जी, यदि हम म्यूचुअल फंड की कहानी को समझना चाहें ठीक से, तो हमने कोविड पीरियड के बाद से लगातार
स्मार्ट निवेशकों का, नए निवेशकों का बाजार में उतरना देखा, बड़ी संख्या में खाते खुले और उसके बाद उनका निवेश एक क्रम में जारी हुआ और उसका मुख्य हिस्सा म्यूचुअल फंड में आ रहा था जो घट रहा है। यानी यहाँ कहानी ये कह लीजिए कि एक पाठक की दृष्टि से, एक श्रोता की दृष्टि से समझना चाहेंगे कि अगली तस्वीर क्या दिख रही, क्योंकि बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो आमतौर पर मुनाफे को ध्यान में रखकर ही करते हैं, लेकिन छोटे निवेशक एक स्थिर भाव से चल रहे थे भारतीय शेयर बाजार के साथ, जिसने इसके आधार को विस्तृत किया, साथ साथ उनको अच्छा रिटर्न भी लौटाया। तो अब कहानी या कह लें शेयर बाजार किस दिशा में बढ़ता हुआ आंक रहे हैं आप? मनोज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स की जो जर्नी है भारत में करीब 30 वर्ष पुरानी है। 1994 में पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था और तब से वो म्यूचुअल फंड धीरे धीरे करके आगे बढ़े और ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड से जुड़ना शुरू हुए। लेकिन 2019 के बाद एक क्रांति आई म्यूचुअल फंड्स में, जबकि आप कह सकते हैं हर घर में, हर गांव में, हर छोटे शहर में, हर जगह निवेशकों ने जाना कि हम अगर स्टॉक मार्केट में हमें पार्टिसिपेट करना है तो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू हम पार्टिसिपेट करें, वो बेहतर सेफर तरीका है। और SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स का भी जो चलन आया वो ज़्यादा हमने देखा पिछले 5-6 वर्षों में आया। उसके चलते बहुत बड़े पैमाने पे बाज़ारों में पैसा आया निवेशक का, और बढ़ते बढ़ते इस वक्त मैं अंदाज़ा लगाऊं तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं करीब करीब 60 लाख करोड़ रुपए की उनकी इक्विटी होल्डिंग्स हैं। यानी निवेशकों का पैसा इतना बड़े पैमाने पे अब लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। साथ में हमने देखा कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, इस वजह से उन्होंने जो फॉरेन फंड्स थे उनका जो आधिपत्य था, एक तरह से आप कह सकते हैं बाजार के ऊपर डोमिनेंस थी, उसको खत्म कर दिया। FIIs की रोल जो था मार्केट में बहुत कम हो गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का रोल बहुत बढ़ा और बहुत प्रभावी रहा वो। तो मुझे लगता है एक गेम चेंजर है और आने वाले समय में ये रहेगा। मुझे इसमें कोई फेरबदल, कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं लगता। मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आने वाले समय में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल जो है वो आगे आगे कम होगा। लेकिन देखिए, ये तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे कि सेंटिमेंट से मार्केट्स में इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे। तो अभी वो फेज चल रहा है जहाँ पर बहुत बढ़कर बाजार आया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई भी है बहुत, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी बहुत उत्साहित नहीं है नया पैसा डालने के लिए। तो अभी मैं कहूँगा स्लो डाउन का फेज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। लेकिन मुझसे अगर आप पूछे तो आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और बहुत बड़ी बढ़त आएगी, बहुत बड़ा ये एक इंडस्ट्री के तौर पर उभरेगा। यानी श्रोताओं, ये जो विचलन है, ये जो कमी दिख रही वो तात्कालिक है और दूरगामी इसके प्रभाव नकारात्मक नहीं रहेंगे, ऐसा हमारे विशेषज्ञ पुनीत मानते हैं। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख कुल मिलाकर दिखा है। एक और निवेशकों की सक्रिय खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंगसेंग 1.3% लुढ़क गया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक भी 0.6% से अधिक घाटे में रहा। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बंद हुए। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां कुल मिलाकर नरमी प्रमुख बाजारों में दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1.2% नीचे चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में भी 0.7% की गिरावट दिख रही थी। वहीं लंदन का FTSE 100 अपने पूर्व स्तर के आसपास चल रहा था। Puneet, what's the Bank of Japan's position right now? They have a 2% inflation target in a country where there's no inflation. Their repo rate is at 0.5%. The US tariff policy towards Japan is likely to increase inflation. They have tapered their bond purchase, which is another way of saying that they are now selling their US holdings and not looking to buy any. So what's the position of Japan vis-a-vis the US and more importantly the yen? So Arjun, for many decades we know that Japan was creating liquidity in the markets. Their policy was to keep rates low because the inflation was very low, and they were kind of generating liquidity because they had large surplus as far as GDP was concerned. But I think and then lately we saw that in Japan we saw some inflation. Therefore, the Japanese central bank, they changed the policy and they started raising rates. I think that whole change in policy is now again under threat because the US has the developments in US have really forced their hand. And I think going forward, Bank of Japan will not be raising rates any further.
they intended to raise those rates because they feared that there will be inflation. But I think going forward, Bank of Japan will keep the policy in a neutral stance. Earlier they were in the easing stance, they wanted to tighten it further, but I think global situation is forcing them to stay neutral now. पुरी जी, एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल मेरे मन में उभर रहा है और इसे आप किस अर्थ में लेंगे पता नहीं, वो हम बाद में समझेंगे। सवाल ये कि एक और अमेरिका ज्यों-ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता गया इन्फ्लेशन के मुद्दे पर, यानी तमाम प्रयासों के बावजूद वहां महंगाई का घोड़ा रुकने का, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। वहीं जापान मुद्रास्फीति बढ़ाने की दिशा में जा रहा है और भारत में कुल मिलाकर हमारे जो बैंकर हैं, केंद्रीय बैंकर हैं, उनके प्रभाव से, सरकार की नीतियों के प्रभाव से हमारे यहाँ मुद्रास्फीति अपने दायरे में है, जो दायरा हमने तय किया है। कुल मिलाकर ये तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्या कह रही हैं? देखिए, भारत में ये इनफैक्ट अगर आप देखें तो आपने बिल्कुल जो ग्लोबल एक इन्फ्लुएंसेस थे, आज से कुछ समय पहले तक जो ग्लोबल ट्रेंड होता था वो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अफेक्ट करता था। तो यदि इन्फ्लेशन अमेरिका में देखते थे तो वही जापान में आता था, वही इंडिया में आता था, वही चाइना में होता था। जी। लेकिन वो क्योंकि हमारा ट्रेड बहुत इंटीग्रेटेड था। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों में जो ट्रेंड हुए हैं कोविड के बाद खासतौर से, तो ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हुआ है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जहाँ भी बेहतर मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी है, जैसे मैं कहूँगा कि भारत में बहुत अच्छी पॉलिसी मेंटेन करी है आरबीआई ने और बहुत प्रूडेंट पॉलिसी करी है, तो हम देख रहे हैं वहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अमेरिका में जो पॉलिसी हम देख रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने ट्रेड पॉलिसी से असर देखा कि वहाँ पर इन्फ्लेशन का असर आ रहा है। इसी तरह जापान में भी आप देख रहे हैं कि जापान के लिए भी वही प्रॉब्लम्स जो हैं वो एनहांस हो रही हैं। तो पहले जो एक ग्लोबल, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन एक ट्रेंड रहा है इस दुनिया में पिछले 30 वर्षों में, जो आपने सवाल कहा उसका देखिए असर, सच बात तो यह है कि जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। अब इंडिविजुअल इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाएगी। Well, let's have a look at the US markets now. US stocks edged down on Wednesday amid geopolitical tensions. However, a tame inflation report calmed concerns around tariff-driven price pressures, and traders awaited more details on the China-US trade talks. The Nasdaq Composite Index closed 0.5% down. S&P 500 slipped 0.27%, and the Dow Jones Industrial Average ended flat. So 145% was a tariff imposed by Trump on China. Then he brought it down to 30% with a 10% baseline still there. So it's 40% effectively speaking. What's going on right now, and why is it that inflation is still tame in the US? So inflation, of course, first question is why inflation is still lower, because the tariffs are actually not implemented at any point of time. There were a lot of back and forth on tariffs, but and a lot of American sellers had imported huge quantities of goods ahead of the April deadline. So my own guess is that if America does not sort out the trade policies in the next couple of months, then we will see a huge inflation coming up in America, as we have seen in case of automobile components, which is happening now. The other issue, of course, is that the computation of tariffs, it's not transparent. See, we don't even know exactly what is the trade deal taking place between US and China. It is so opaque, and the truth is that you can no longer trust the word of the politicians there. They say one thing, they do another thing, so it's very difficult. Earlier we could just trust what they're saying and take that as a fact, but today the truth is that markets do not trust the word of the leaders in America particularly, unfortunately. So what is Jerome Powell's position right now in the US Fed Reserve? Is he going to bring down the discount rate from 5.25% down to maybe 4.5%? So first question is he going to stay or not? Because most likely, I don't think he's going to last. I don't think he's going to bring down rates. He's made it very clear. He apprehends still that inflation will go higher. But the other question is, will he stay in Fed? I don't think so. It looks very unlikely going forward. Let's move on to some more news, this time from inflation only. बिल्कुल। बहरहाल श्रोताओं, मुद्रास्फीति के मोर्चे पर देश में अच्छी खबर है और आपको हम खुशखबरी देने वाले हैं। देश में मई महीने में खाद्य पदार्थों के दाम घटने से खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 2.8% पर आ गई। अप्रैल में ये दर 3.16% दर्ज हुई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर यह फरवरी 2019 के बाद सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर घटकर, यानी खुदरा मुद्रास्फीति की हम चर्चा कर रहे हैं, 2.59% पर आ गई, जबकि शहरी इलाकों में यह दर 3.07% दर्ज हुई।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति दर पिछले महीने अस्थायी रूप से 0.99% रही, जो अक्टूबर 2021 के बाद का न्यूनतम स्तर है। अप्रैल में यह दर 1.78% रही थी। मई में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति दर 0.95% रही, जबकि अप्रैल में ये 1.85% रही थी। देश में अप्रैल महीने में शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति दर 1.64% रही, जबकि मई में यह घटकर 0.96% पर आ गई। मंत्रालय के अनुसार दाल और उसके उत्पादों के दाम घटने तथा फल, सब्जियां, अनाज और उत्पाद, घरेलू सामान और सेवा, चीनी और इसके उत्पाद तथा अंडे के दाम घटने के साथ साथ आधार प्रभाव अनुकूल रहने से मुद्रास्फीति में यह कमी आई है। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे पुनीत? देखिए मनोज जी, अभी इन्फ्लेशन अगर हम देखें 2.82, अभी भी ये आरबीआई के कंफर्ट जोन में है। आरबीआई ने लक्ष्य रखा है 4% ±2%, यानी आरबीआई समझता है कि 2% से लेकर 6% का जो इन्फ्लेशन रेट है ये एक पॉजिटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी। खासतौर से अगर आप देखें तो इसमें जो खाद्य पदार्थों की जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, वो कंट्रोल में है, 1% आ गया है, जो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि हमारी जो कंजम्पशन बास्केट है उसके अंदर खाद्य मतलब फूड और फ्यूल जो है करीब 50% से ज़्यादा कंजम्पशन उसकी कॉम्पोजिशन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छी खबर है, पर मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन रेट अब और घटना नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा घटेगा तो मुझे फिर चिंता होगी, फिर डिमांड को लेकर हम चिंतित होंगे। But what about the repo rate? The RBI, since it's linked to the repo rate, when the RBI be rationalized in reducing the repo rate? So RBI has said that they are now in neutral stance. That means they do not anticipate any further reduction in interest rates. So unless I think inflation falls below 2%, which will then be a crisis because it will show less demand in the economy. So I think if inflation stays above 2%, between 2 and 4%, I think RBI will stay where it is. They don't want to cut rates further because that disincentivizes savings in the economy. यानी श्रोताओं, एक और खुश होने की बात है तो आशंकाओं के बादल भी घनेरे हैं यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक घट जाती है तो। बहरहाल एक और अच्छी खबर, कच्चे खाद्य तेल पर सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% सरकार की ओर से कर दिया गया है। इनमें सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल भी शामिल हैं। इसे कच्चे तेल और रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क का अंतर 8.75% से 19.25% के बीच रह गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को कम करना है। इससे घरेलू रिफाइनिंग को प्रोत्साहन और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। ये भी हम समझें कि देश में कह लें कि सरकार ने हाल में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति है उसकी बैठक हुई और नतीजे एमएसपी को लेके हुए, उसमें दलहन और तिलहन पर खास जोर दिया गया था। तो अब हम समझें कि तेलों की उपलब्धता यानी अच्छे आसान कीमतों पर उपलब्ध हो सकेगी। बिल्कुल, देखिए ये भी एक पॉलिसी है टू मेंटेन जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो जरूरी है। और ट्रेड डिसरप्शन थोड़ा हमने देखा था कि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े थे, तो कस्टम ड्यूटी कट करने से वो थोड़ा बोझ है वो कम हो जाता है। Just a brief take on, because the MSP prices are decided just before the monsoon, the Kharif crop, 14 crops and all, and 2 commercial crops as well. What's your outlook for food production? Because it plays a very important role when you're computing inflation CPI that we discussed a short while ago. So Arjun, the data that we have seen so far, I think India has done extremely well as far as food production is concerned. I don't have the exact numbers in front of me right now, but we have been consistently and steadily increasing our output. And the forecast for the current year is also very, very good because we are expecting above normal monsoons. I think it will be very favorable this year also. In more news, External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-European Union free trade agreement feasible by the end of 2025. He said India places a high priority to its relations with the EU, the centerpiece of which is the free trade agreement negotiations that are making very good progress. Speaking at the German Marshall Fund Forum in Brussels, Dr. Jaishankar expressed confidence that the year-end timeline set for the completion of the India-EU free trade agreement seems feasible following his in-depth talks with EU officials this week. Very briefly, do you see the tariff being at 0 or at a baseline 10%? I think it will be baseline 10% because 0 of course leads to its own complications in terms of other levies.
In more news, Finance Ministry has termed the speculation and claims that the merchant discount rate (MDR) will be charged on UPI transactions is completely false, baseless, and misleading. In a social media post, the ministry said that such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear, and suspicion among the citizens. The minister added that the government remains fully committed to promoting digital payments via UPI. A report. The official rebuttal was issued following several reports circulated online claiming that the government is planning to impose MDR on large-ticket UPI transactions. MDR is a fee that banks charge merchants for processing payments in real time. Earlier, merchants used to pay an MDR fee amounting to 1% of the total transaction value on card payments. But in the year 2020, the government waived off MDR charges to promote digital payments in the country. Meanwhile, UPI processed 18.68 billion transactions in May. The May figures also mark a 33% year-on-year jump in transaction volume compared to 14.03 billion transactions recorded in the same month last year. The success of UPI placed India in a leadership position with a share of 48.5% in global real-time payments by volume. Aishwarya Rai Nigam, Akashvani News, Delhi. So will UPI overtake Visa? I think so, because the way India has shifted, and not only within India, I think we have taken UPI to global level now. Whether it is in the South Asian countries or among some European countries, I think the technology lead is really significant. Let's now look at the crude oil market. Crude oil prices eased today. Brent crude was trading over 1.8% down at $68.47 per barrel. WTI crude was also trading 1.9% down at $66.85 per barrel when reports last came in. Firstly, do you see oil prices being range bound? Because there are reports which is saying that it can go down to $40 and that will make it, it will not make it viable to businesses that extract oil from below the ground. And how do you see this vis-a-vis the tensions with Iran? So, economically speaking, I think the pressures on crude oil were to bring it down lower, and therefore we saw prices come down to $60 per barrel for WTI crude some time back. But I think geopolitics is really keeping it up. And if this fear of a war between Israel and Iran, it takes off, and it's a real threat. I'm not saying that it's happening, but there's a real threat that it might happen shortly. Then it will create tremendous pressure on oil markets, and I think the market prices will surely go up. So this is a real situation driven by geopolitics. I think if geopolitical tensions are there, crude prices might go higher. You see the volume of tanker carrying crude via the Suez Canal coming down substantially, exactly. Going down the Cape of Good Hope. Absolutely. So it becomes, it's not merely the supply of and demand for oil, but the supply routes, the entire supply chain for crude oil, that is dependent on peace in Middle East. And if Middle East is destabilized for some reason, I think the challenges for oil market will be significant. पुनीत जी, यदि हम तेल की आत्मनिर्भरता की बात करें तो दुनिया में हर जगह बात की जाती है, लेकिन वास्तविक स्थिति में क्या तेल की आत्मनिर्भरता की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं? बहुत संक्षेप में देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तेल की हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है और कोई बहुत संभावना नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े. एक तरीका है कि हम सब डिपेंडेंस जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाकर या दूसरे ऑल्टरनेट जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको डेवलप करें. आइए चलें सर्राफा बाजार, जहां सोने और चांदी के भाव समाचार तैयार किए जाने तक अपनी चमक के साथ चल रहे थे. भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 97,950 रुपए 10 ग्राम पर चल रहा था, जो अपने पूर्व स्तर से थोड़े बढ़त के साथ था. और वहीं चांदी 999 फाइन भी 1,06,190 रुपए प्रति किलो पर थे. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मनोज जी. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic equity indices dropped 1% amid weak global cues. Sensex sheds 823 points. Nifty closes below 24,900. India's retail inflation moderates to 2.82% in May, the lowest since February 2019. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $68.47 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.